इट इज रिगार्डिंग दी कंट्री रिस्क। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये है कि इलीगल जो आपके पास मनी है, यानी कि जो लॉन्डर्ड मनी है, जिसे इलिसिट पर्पसेस से, क्राइम पर्पसेस से आपने जनरेट किया है, उसकी जो प्रोसीड्स हैं, जब आप उसको एक कंट्री से निकालकर दूसरी कंट्री में ले जाते हैं, यानी कि कंट्री 1 से जो ये पैसा था इलीगल फंड से, इनको अक्रॉस द ज्यूरिसडिक्शन आपने मूव कर दिया। तो जब ये फंड्स एक जिस कंट्री से जहां पर इनको जनरेट किया गया, जहां से क्रिमिनल प्रोसीड्स को जनरेट किया गया, अब वहां से प्रोसीड्स को निकालकर आप दूसरी कंट्री में ले गए, तो वहां पर इस तरह की फंड्स को क्राइम के साथ लिंक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर कंट्री रिस्क की दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को ध्यान में रखते हुए जो कंट्री रिस्क है, इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला है रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल रेगुलेटरी रेजिम। सो हर कंट्री में जिस तरह से फाइनेंशियल रेगुलेटरी को मूव किया जा रहा है, किस तरह से अपनाया जा रहा है, ये चीजें डिफरेंट रहती हैं डिफरेंट कंट्री में। लाइकवाइज जिस तरह की कानूनी व्यवस्था यहाँ पर इंडिया में है, मे भी हो सकता है कि दूसरी कंट्री में उस तरह की कानूनी व्यवस्था ना हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने FATF की जो रिकमेंडेशंस है ओवर द CFT एंड KYC AML, उनको यहाँ पर फॉलो ही ना किया जा रहा हो। तो यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं उनको एक तरीका मिल जाता है, एक बेटर वे मिल जाता है कि किस तरह से वो अपने फंड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं। एंड इवन जो कंट्री जो CFT की जो गाइडलाइंस है, या फिर AML की जो गाइडलाइंस है, या फिर KYC AML की जो गाइडलाइंस है, उनको फुलफिल कर भी रहे हैं, फिर भी उनके रेगुलेटरी जो पर्पसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि कोई कंट्री के कानून किस तरह से चल रहे हैं, किसी कंट्री के कानून जो है किसी तरह से चल रहे हैं, अलग अलग स्कोप है, अलग अलग इनका कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जो भी इन्होंने रेगुलेटरी इश्यूज, रेगुलेटरी जो कंडक्ट है वो बनाए हैं उसके रिगार्डिंग। तो यही कारण है कि जो FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये आइडेंटिफाई करता है उन रीजन्स को जो नॉन कोऑपरेटिव है, जो KYC AML की जो रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ताकि अगर कोई पैसा मनी लॉन्ड्रर्स के द्वारा इस तरह की कंट्री में लेकर जाया जा रहा है जहां पर उनको पनाह मिल सकती है, जहां पर उनको रास्ता मिल सकता है अपने पैसे को इस्तेमाल करने का, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीड्स को इस्तेमाल करने का, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ताकि उसको पकड़ में लाया जा सके। सेकंड जो एस्पेक्ट है इस चीज का, दैट इज अ सोशल और क्रिमिनल एनवायरनमेंट। तो जो सोशल क्रिमिनल एनवायरनमेंट है वो बेसिकली कंट्री रिस्क की दूसरी डायमेंशन है, ठीक है। यानी कि सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, क्रिमिनल एनवायरनमेंट कैसा है। लेट अस एज्यूम कि कंट्री ABC है जहां पर जो क्रिमिनल एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा प्रेवेलेंट है, यानी कि यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी ज्यादा शक्तिशाली रूप में की जा रही है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम रेट जो है वो काफी ज्यादा है। तो इस तरह की कंट्रीज जहां पर जो कानून है इतना ज्यादा सख्त नहीं है, वहां पर जो मनी लॉन्ड्रर्स है उनका वो फेवरेट प्लेस रहेगा। क्यों? क्योंकि जहां का कानून उनकी फेवर में है, या कानून इतनी इंपॉर्टेंटली यहां पर इंपोज नहीं किया जा रहा है, वहां पर ये लोग अपना पैसा लेकर जा सकते हैं, वहां पर प्रोसीड्स अपने लेकर जाएंगे। साथ ही साथ इसका एक्सपोजर सिर्फ इस कंट्री के लिए नहीं है, जो कंट्रीज यहां पर इनके साथ डील कर रही हैं, ठीक है, इनके साथ डील करें, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग की तरह डील करें, या फिर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनके साथ डील करेंगे, वो भी एक्सपोज्ड रहेंगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की बहुत सी कंट्रीज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है जहां पर सर्टेन क्रिमिनल एक्टिविटीज को किया जा रहा है, एंड उसके ऊपर सैंक्शंस को इंपोज किया, यानी कि कंट्री के ऊपर ही आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस कंट्री के साथ आपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग नहीं करनी है, इस कंट्री के साथ आपने डीलिंग नहीं करना है, या फिर इस तरह की अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको पर्टिकुलरली ज्यादा मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो कंट्रीज, यहां पर इस तरह की कंट्रीज के साथ जहां पर क्रिमिनल जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा प्रिवेलेंट है, वो ज्यादा एक्सपोज रहती हैं हायर रिस्क को रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग। इसी तरह से बहुत सी एडवांस्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना खुद का सैंक्शन क्राइटेरिया बनाया है कि किस तरह से वो डील करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, बेस्ड ऑन जो रिस्क एसोसिएटेड है इन कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट इज कंट्रीज डेफिशिएंट इन AML रेजिम दैट इज बीइंग डन बाय FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करता है जहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो कानून व्यवस्था है उसमें डेफिशिएंसी है। तो बेसिकली रिकमेंडेशंस दी जाती रहती हैं टाइम टू टाइम बाय द FATF, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाना चाहिए डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। तो यहां पर कंट्री का प्रॉपर रिव्यू किया जाता है एंड फर्दर उन्हें मॉनिटर किया जाता है FATF के द्वारा। यानी कि FATF का मेन काम क्या है कि उसने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एक बार उसने गाइडलाइंस दे दी, रिकमेंडेशंस दे दी,
फर्दर उसने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए बहुत से ऑब्जर्वर्स भी हैं या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं जो FATF की इस चीज में हेल्प कर रही हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं उन कंट्रीज को जहां पर जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कहने का मतलब है जहां पर जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग दी AML CFT उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत से ऐसी ज्यूरिसडिक्शन है जिनको यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है इस प्रोसेस में, एंड फर्दर इन ज्यूरिसडिक्शन के साथ एसोसिएटेड रिस्क को टेलर किया जाता है, यानी कि जितना रिस्क किसी के साथ, कंट्री के साथ एसोसिएटेड है वो मेजर किया जाता है रिगार्डिंग द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स, यानी कि जिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से कि किस चीज की डेफिशिएंसी है, कौन सी चीज यहां पर हो रही है, उसके हिसाब से जो डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड है वो यहां पर इनके साथ डील किया जाता है। फर्दर इनको दो तरह के ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एंड ये जो ग्रुप्स की लिस्ट रहती है इसका रिव्यू होता है साल में 3 बार। तो इसके बेस पर जो कंट्रीज यहां पर इन ग्रुप्स में रहती हैं उनके ऊपर एडवाइजरी दी जाती है। तो पहली जो स्टेटमेंट FATF के द्वारा इशू की जाती है दैट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट। तो पब्लिक स्टेटमेंट में उन कंट्रीज का नाम आता है जिनका जो रेजिम है रिगार्डिंग द AML, सो AML CFT जो रेजिम है वो काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि वहां पर इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां पर क्या है, स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहली स्टेटमेंट है जो FATF के द्वारा दी जाती है वो क्या है, पब्लिक स्टेटमेंट है, एंड यहां पर उन सभी कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पर AML का जो रेजिम है वो काफी ज्यादा कमजोर है, यानी कि AML के रिगार्डिंग जो कानून व्यवस्था है वो काफी ज्यादा वीक है, एंड जहां पर स्ट्रेटेजिक जो डेफिशिएंसीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। एंड फर्दर इनको FATF के द्वारा किसी भी तरह का रोड मैप नहीं दिया गया है। इनको जो भी मेजर्स लेनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से ये बचाव अपना कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से, टेररिज्म के फाइनेंसिंग से, उसके रिगार्डिंग इन्हें किसी भी तरह का रोड मैप नहीं दिया गया है जिसके कारण ये सिचुएशन को रेक्टिफाई कर पाए। इस स्टेटमेंट में इसके अलावा उन कंट्रीज को, उन ज्यूरिसडिक्शंस को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है जहां पर FATF का कंसर्न है रिगार्डिंग की जो भी एक्टिविटीज वहां पर की जा रही है उन कंट्रीज में वो मनी लॉन्ड्रिंग को या फिर टेररिज्म ऑफ फाइनेंसिंग को इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर एक चीज आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट जो 23 अक्टूबर 2015 को इशू की गई थी ना, उसमें FATF ने 3 कंट्रीज के नाम मेंशन किए थे। तो पहले जो एक स्टेटमेंट थी, पहले यहां पर 2 ग्रुपिंग की गई थी। यहां पर जो पहला ग्रुप था उसमें ईरान का नाम एंड जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया है, ईरान का नाम आया था एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया का नाम आया था। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर उनकी एक्टिविटीज के कारण FATF का कंसर्न है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है कि जो FATF है ये अपने मेंबर जो कंट्रीज है, मेंबर ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं उनको बुलाता है एंड दूसरी ज्यूरिसडिक्शंस को बुलाता है ताकि जो भी काउंटर मेजर्स लेने चाहिए ताकि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बचाया जा सके, एंड जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, इस तरह की ज्यूरिसडिक्शंस में एक्टिविटीज होने के कारण उसे रोका जा सके, उसे काउंटर किया जा सके। ओके, तो ये आप कह लीजिए ज्यादा रिस्कियर है। ठीक है, सेकंड जो यहां पर ग्रुप में नाम आया था डेट वाज म्यांमार। म्यांमार वो ज्यूरिसडिक्शन है जहां पर स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी है, यानी कि पहला पॉइंट जहां पर स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी है AML CFT को लेकर, जहां पर यहां तो रोड मैप दिया गया था उसके रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर स्टेप नहीं लिया गया। एक तो वो हो सकते हैं, दूसरे कौन से हो सकते हैं जहां पर रोड मैप प्रोवाइड ही नहीं किया गया, जहां पर FATF के द्वारा कोई भी रोड मैप प्रोवाइड ही नहीं किया गया है डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए। तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि जो ईरान है एंड नॉर्थ कोरिया है इनको आइडेंटिफाई किया गया एज अ मोस्ट रिस्की कंट्रीज, एंड FATF ने एडवाइजरी दी अपने मेंबर कंट्रीज को एंड दूसरी ज्यूरिसडिक्शन को भी कि किस तरह से काउंटर मेजर्स को लिया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कि जो डीलिंग्स यहां पर जो एक्टिविटीज चल रही हैं इन रीजन्स में किस तरह से उनको काउंटर किया जाए। फर्दर कि अगर वो एप्रोप्रिएट स्टेप नहीं ले रहे हैं, यानी कि अवमानना कर रहे हैं, जो भी रिकमेंडेशंस उनकी अवमानना की जा रही है, माना नहीं जा रहा है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनको बाईपास कर दीजिए, यानी कि उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिए। बिकॉज अगर आप उनके साथ रिलेशन बनाए रखते हैं, बीइंग अ कंट्री, अगर ये रिस्की कंट्री है एंड मैं इसके साथ यहां पर डील करता रहता हूं तो मैं भी एक्सपोज हूं। ABC कंट्री है, अगर वो कोरिया के साथ डील कर रही है, फाइनेंशियल डीलिंग कर रही है,
तो ABC कंट्री भी क्या है, यहां पर एक्सपोज हो जाएगी रिस्क को, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं पैसा चैनलाइज होने की कोशिश तो करेगा। नेक्स्ट इट इज इंप्रूविंग ग्लोबल AML और CFT कंप्लायंस। तो कंप्लायंस करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। FATF का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि इसने रिव्यू करते रहना, यानी कि जो भी ज्यूरिसडिक्शंस हैं जहां पर लगता है कि स्ट्रेटेजिक जो डेफिशिएंसीज हैं उनको ये ऑनगोइंग प्रोसेस के थ्रू क्या करता रहता है, रिव्यू करता रहता है, एंड वहां से एक रिटन हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट ली जाती है कि वो इन आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज को एड्रेस करेंगे। लाइकवाइज FATF है यहां पर, तो FATF को पता लगता है कि किसी कंट्री में स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज हैं, तो ये यहां पर जो हाई लेवल कमिटमेंट लेगी, तो यहां पर एक रिटन में हाई लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट दी जाएगी, ठीक है, कि जो भी डेफिशिएंसीज बताई गई हैं, जो भी यहां पर रोड मैप दिया गया है FATF के द्वारा, उनको फुलफिल किया जाएगा, उन डेफिशिएंसीज को फुलफिल किया जाएगा। सो फर्दर उसके बाद इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, ये देखा जाता है कि किस तरह से प्रोग्रेस किया जा रहा है। तो ये जो रिपोर्टिंग की जाती है एंड जो मॉनिटरिंग की जाती है, ये FATF के द्वारा की जाती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा की जाती है, या फिर FATF स्टाइल जो रीजनल बॉडीज हैं, FSRBs, यानी कि FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज जो हैं वो इनकी रिव्यू करती हैं एंड देखती हैं कि किस तरह से इसमें प्रोग्रेस किया गया है। तो 23 अक्टूबर 2015 को एक रिपोर्ट दी गई थी FATF के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि 9 कंट्रीज का नाम शामिल किया गया था उसमें, जहां पर उन्हें ऑनगोइंग बताया गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे बुरा जो हाल था, यानी कि जहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं की गई थी, वो कंट्री थी लाओ PDR, जहां पर किसी भी तरह का प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला था, यानी कि सफिशिएंट प्रोग्रेस नहीं किया था, तो ये ऑनगोइंग में ही शामिल रहा। एंड फर्दर इसके अलावा 2 और ज्यूरिसडिक्शंस थी इसमें, इक्वेडोर एंड सूडान, तो उन्होंने यहां पर सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस शो की थी, तो उनका नेम यहां से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो 9 कंट्रीज थी जो कंटिन्यूड रह गई हैं रिव्यू में, जिनका फर्दर रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है। FATF जो है या फिर FSRBs है वो फर्दर इसका रिव्यू करते रहेंगी। जो 2 कंट्रीज थी, इक्वेडोर, सूडान, को यहां पर उनकी लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द ऑनगोइंग AML CFT जो कंप्लायंस प्रोसेस था उसे रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि इन कंट्रीज ने अपनी जो कमिटमेंट थी FATF से लेकर कि जो भी एप्रोप्रिएट इन्होंने लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तैयार करना था, जो भी प्रोग्रेस करना था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोग्रेस किया था।